बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, सेकंड वर्ल्ड वार में जापान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जब दो एटम बम गिराए तो लाखों लोग जो है वो इससे मर गए। जापान के लोग जो हैं वो डिप्रेस्ड हो गए, डिप्रेशन थी। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक जारी रही। जंग बंदी के बाद जापान ने बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की। उनकी तरक्की का राज यह था कि उन्होंने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, एक एजुकेशन और दूसरा जापान की इकोनॉमी पर। जापान के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। उन्होंने एज ए नेशन ये साबित किया कि वो किसी भी बड़े से बड़े हालात का मुकाबला करने के लिए ये कौम अपने अंदर सलाहियत रखती है। यानी जापान जो है वो आप कह सकते हैं कि वो तबाह हो चुका था। जापान के दो बड़े शहर जो हैं वहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके थे। लोग डिप्रेस्ड हो गए, जापान की इकोनॉमी तबाह हो गई। लेकिन इसके बावजूद जापानी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने चंद सालों में अपनी इकोनॉमी जो है उसको रिकवर करना शुरू कर दिया। जापान ने अपने बच्चों की तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। टेक्नोलॉजी में इस वक्त जापान जो है आप कह सकते हैं कि दुनिया के जो चंद एक ममालिक हैं जो टेक्नोलॉजी में जिन्होंने तरक्की किया उनमें जापान एक है। जापान की इकोनॉमी जो है वो 4 स्टेजेस में समझने के लिए हम बयान कर सकते हैं कि जापान ने कैसे तरक्की की। जापान की इकोनॉमी 1946 से 1954 तक उनकी इकोनॉमी जो है उसने बेसिक रिकवरी करनी शुरू की। यानी 1946 से 1954 का ये दौरानिया जो है इसमें जापानी लोग जो हैं ये काफ़ी मायूस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इंडस्ट्री पर तवज्जो देनी शुरू की। फिर 1955 से 1972 तक उनकी इकोनॉमी ने हाई इंक्रीज किया, यानी बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने अपनी इकोनॉमी में तरक्की की। फिर 1972 से 1992 तक ये 20 साल का दौरानिया जापान की इकोनॉमी ने स्टेडी तरक्की की, यानी स्टेडी तौर पर उनकी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ी। फिर 1992 से 2017 तक लो उन्होंने तरक्की की, यानी उनकी इकोनॉमी उसकी शरह बढ़ी लेकिन फिर वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी आगे गई। इस तरह जापान को एक वक्त दरकार था, बहुत अरसा लगा अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए और इस वक्त जापान का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। जापान के लोग पढ़े लिखे हैं, हार्डवर्किंग नेशन है। अब दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान में हमारे लोगों का मजाज ये है कि कोई एक ऐसा लीडर आ जाए जो चंद सालों में मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दे। यानी हम अपने अदारों को ठीक ना करें, मुल्क में जो करप्शन है वो ख़त्म ना करें, अपने बच्चों को एजुकेट ना करें, तालीमी निज़ाम पर कोई ख़ास तवज्जो ना दें, हमारे मुल्क में जो करप्शन दीमक की तरह हमारे अदारों को खा चुकी है उसको हम वापस बेहतर ना करें, तो कोई एक लीडर आ जाए, बस वो लीडर हर चीज़ ठीक कर दे। ये है मजाज हमारी कौम का। पिछले 40 सालों में देखें जितनी भी पाकिस्तान में हुकूमतें आई हैं उनकी स्ट्रेटजी यही रही है कि उन्होंने कर्जे लिए हैं और उनके पास कोई लाया अमल नहीं है। कर्जे लिए, कुछ आप खा लिए, कुछ कौम को सब्सिडी दे दी, लोगों को 2-4 चीजें। क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदान झूठ पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी नेशन सच सुनना नहीं चाहती। सच कड़वा होता है, इसीलिए लोग सच सुनना नहीं चाहते। पाकिस्तान में अगर कोई लीडर ये कहे कि हमारी इकोनॉमी जो है ये ऐसे ठीक नहीं होगी, हमें कम से कम 20-25 साल लगेंगे एज ए नेशन हार्ड वर्क करने में, फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमी रिकवर होना शुरू होगी। हमें तालीम पर फोकस करना पड़ेगा, हमें बहुत सख्त मेहनत करना पड़ेगी। अब यकीन जानिए कोई आदमी भी उसको वोट नहीं देंगे, कहेंगे कि ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। 5 साल हुकूमत होती है, सियासतदानों का काम ये होता है कि हमने इस 5 सालों में जितनी ज्यादा करप्शन कर सकें करनी है ताकि अगले इलेक्शन पर भी हम पैसा खर्च कर सकें। और कौम को वो 2-4 चीजें सस्ती कर देते हैं सब्सिडी देकर, यानी तेल सस्ता कर दिया, चीनी सस्ती कर दी, लोग इसमें खुश हैं। लेकिन इकोनॉमी इस तरह बिल्ड नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि जापान की इकोनॉमी 4 स्टेजेस में आगे गई है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जापान बिल्कुल तबाह हो चुका था। उन्होंने मेहनत की, 1954 से लेकर उनकी इकोनॉमी जो है वो आस्ता आस्ता तरक्की करनी शुरू की। फिर 1955 से 1972 तक
उनकी इकोनॉमी ने हाई इंक्रीज किया। फिर 1972 से 1992 तक स्टेडी उन्होंने तरक्की की। उसके बाद फिर 1992 से 2017 तक उनकी इकोनॉमी ने तरक्की की, लेकिन वो स्लो थी। ये ओवरनाइट उन्होंने ये सब कुछ अचीव नहीं कर लिया। जिस तरह हमारे लोगों का ये मजाज है कि बस कोई लीडर आ जाए और इकोनॉमी को ठीक कर दे। पाकिस्तान में आपको पता है करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये है हमारी नेशन। उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? पाकिस्तान में बाज मकामात ऐसे हैं जहां पर प्राइमरी तालीम की सहूलत भी मौजूद नहीं है, और जो हमारी तालीमी स्टैंडर्ड है हमारा दुनिया के मुकाबले में, उसकी क्या वैल्यू है? पाकिस्तान में अगर कोई आदमी कोई डिग्री लेता है तो कितने अदारे हैं जिनकी डिग्री को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिस तरह ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को लोग मानते हैं। और फिर पाकिस्तान में देखें बाज मकामात ऐसे हैं जहां पर पीने का साफ पानी नहीं है। पाकिस्तान में हमारी इकोनॉमी की हालत देखें। तो मेरे दोस्तों, मेरे बात करने का मकसद यह था कि ओवरनाइट ये नहीं होगा। जो सियासतदान आपसे ये कहते हैं कि हम चंद सालों में मुल्क को तरक्की की राह पर डाल देंगे, नहीं, तरक्की की राह पर डाल सकते हैं, लेकिन तरक्की करने के लिए पूरी कौम को एज ए नेशन वर्क करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत लंबा अरसा दरकार है। इसके लिए बहुत सख्त फैसले करने पड़ेंगे। इसके लिए कौम को भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये इस तरह इतनी आसानी से नहीं होगा ये सारी चीजें। पाकिस्तान में लोग वोट उसको दे देते हैं जो आकर नारा लगाता है, बाजी मैं अपनी हुकूमत के दौरान सड़कें भी बना दूंगा, पुल भी बना दूंगा, मैं हर चीज ठीक कर दूंगा, बस आप मुझे वोट दे दें। अब लोग जो है वो वोट दे देते हैं, उसके बाद 3-4 साल गुजरते हैं तो उसके बाद होता कुछ भी नहीं, बस वो 2-4 चीजें सस्ती कर देते हैं। ये है हमारे हुक्मरानों की स्ट्रेटेजी। क्योंकि सच लोग सुनना नहीं चाहते, इसीलिए सियासतदान सच बोलते नहीं। अगर कोई सच्ची बात करे तो लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। तो दोस्तों, जापान की मिसाल मैंने इसलिए दी कि जापान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। यानी जापान के 2 बड़े मेन शहर जो हैं वो कंप्लीट तबाह हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उस कौम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मेहनत से कामयाबी हासिल की। उन्होंने कर्जे लेकर अपनी इकोनॉमी को बिल्ड नहीं किया। उनकी इकोनॉमी पर अगर आप स्टडी करें, रिसर्च करें, तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने इंडस्ट्री में कैसे इनकलाब बर्पा किया। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग जो होते हैं, वो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। वो कौम का असासा होते हैं। जापान ने अपने लोगों को एजुकेट किया, एजुकेशन पर उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी, फिर जाकर जापान की इकोनॉमी जो है वो सही सिमत में, सही डायरेक्शन में गई। अब हमारे मुल्क में तरक्की जो है ये चंद सालों में नहीं होगी। एज ए नेशन हमें हार्ड वर्क की जरूरत है। और फिर एक जो बड़ी बात जापान में थी, उनको लीडर अच्छे मिल गए। उनके लीडरों ने अपने जाती मफावदात को आगे नहीं रखा। उन्होंने अपने बच्चों की जायदादें नहीं बनाई। उन्होंने जापान से पैसा लूटकर बाहर के मुल्कों में मनी लॉन्डर नहीं किया। उन्होंने मुल्की मफाद को सामने रखा। आज जापान के लीडरों का कोई नाम भी नहीं जानता जो गुजर चुके हैं, लेकिन लोग जापान को जानते हैं। जापान की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की बड़ी टॉप इकोनॉमी में एक है। टेक्नोलॉजी में जापान ने कितनी तरक्की की है। पाकिस्तान में लोग झूठ बोलते हैं जो आकर ये कहते हैं जी हम 2 सालों में मुल्क ठीक कर देंगे। ओ भाई, पूरी कौम को एज ए नेशन बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। और इकोनॉमी के लिए जिस तरह इंसानी बॉडी में अगर कैंसर चला जाए ना तो इंसानी बॉडी खत्म हो जाती है, ब्लड कैंसर जिसको हो जाए, फिर उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अल्लाह रहम करे तो करे। इसी तरह किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए करप्शन जो है वो एक कैंसर की तरह है। करप्शन हमारे अदारों को, हमारे सिस्टम को, हमारी इकोनॉमी को दीमक की तरह खा जाती है। जब मैं करप्शन की बात करता हूं तो मैं किसी एक जमात, किसी एक लीडर की बात नहीं करता। करप्शन हर अदारे में इस तरह दीमक की तरह वो अदारे को अंदर से खोखला कर देती है। जापान ने भी जो तरक्की की है उसके मुल्क में करप्शन नहीं थी। लीडरों ने अपने जाती मफाद नहीं देखे, उन्होंने मुल्की मफाद देखे, अपनी कौम का सोचा, इसीलिए वो तरक्की कर गए। पाकिस्तान को तरक्की 1-2 सालों में नहीं मिलेगी। एज ए नेशन हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर जाकर हमारा मुल्क जो है वो कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।